सबसे पहले चुनावी खबर। मरवाही में उपचुनाव होना है, 3 तारीख को वोटिंग होना है और उसके लिए बीजेपी ने मरवाही उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान रविवार को कर दिया। बीजेपी की तरफ से बीजेपी के टिकट से डॉक्टर गंभीर सिंह चुनाव लड़ेंगे। रविवार को बीजेपी की केंद्रीय उपचुनाव समिति ने इसको लेकर सूची जारी की, जिसमें डॉक्टर गंभीर का नाम फाइनल किया गया है। बता दें आपको, डॉक्टर गंभीर जो पेशे से एक चिकित्सक हैं, वो मरवाही के लटकोनी खुर्द के रहने वाले हैं। उनका जन्म 11 जून 1968 में एक गोंड परिवार में हुआ था। 1999 में डॉक्टर गंभीर इंडियन रेलवे के जनरल सर्जन बने। ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में भी डॉक्टर गंभीर असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम कर चुके हैं। 2005 में रायपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में भी वो सेवा दे चुके हैं। डॉक्टर गंभीर की पत्नी मंजू भी जानी मानी डॉक्टर हैं। उनके पिता बेन सिंह गोंडवाना आंदोलन से जुड़े हैं। देना चाहता हूँ नड्डा जी को। सेंट्रल में हमारे जितने भी वरिष्ठ लोग हैं, उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है। अमित शाह जी को, प्रदेश में हमारे रमन सिंह जी को, मोहन साई जी को, विष्णुदेव साई जी को, तमाम सारे लोग, ठीक है, हमारे मरवाही के जो प्रभारी हैं अमर अग्रवाल जी को, सवन्नी जी को, और यहाँ पर अभी मंच में जो विद्यमान हैं संतोष पांडे जी, मंडावी जी और तमाम सारे लोग। निश्चित रूप से आपने अभी जो कहा कि मरवाही बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है, जहाँ पर पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है। मेरे साथ में न सिर्फ मरवाही की पूरी जनता, पूरे कार्यकर्ता, जो ये सारी जो उम्मीद, ये सारी प्रार्थना, ये सारी उम्मीद हमारे कार्यकर्ताओं की है, उनके डिमांड पे, उनके जो मनसा के अनुरूप शायद ये जवाबदारी मुझे दी गई है। मैं मात्र एक चेहरा हूँ। तो फिलहाल मरवाही में त्रिकोणीय मुकाबला है चूंकि, और इस बार मरवाही में जनता कांग्रेस से अमित जोगी ही चुनाव लड़ेंगे ऐसा माना जा रहा है। अब आखिर में कोई बदलाव हो जाए तो वो एक अलग रणनीति होगी पार्टी की। बात करें कांग्रेस की तो यहां भी डॉक्टर ध्रुव का नाम लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर ध्रुव ने भी अपने पद से शनिवार को ही इस्तीफा दिया है। अटकलें तेज हो गई हैं। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे, हालांकि अभी पार्टी ने औपचारिक ऐलान नहीं किया है। तो 3 तारीख को मरवाही में वोटिंग होना है और 10 तारीख को परिणाम आना है। बता दें कि अजित जोगी के निधन के बाद मरवाही सीट खाली हो चुकी है। हालांकि अमित जोगी जरूर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं और जेसीसीजे की एक परंपरागत सीट बता रहे हैं, तो कांग्रेस भी कुछ इसी तरह का दावा करती नजर आ रही है। फिलहाल इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और चर्चा के लिए हम रुक करेंगे। स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट मोहन तिवारी हमारे साथ राजधानी रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। अब मोहन, जाहिर है कि इस बार मरवाही उपचुनाव में हम बात करें तो सीधा मुकाबला 2 दलों के बीच नहीं है। यहां हम त्रिकोणीय मुकाबला देख रहे हैं, बीजेपी, कांग्रेस और जेसीसीजे। डॉक्टर गंभीर की अगर हम बात करें तो कितनी स्ट्रांग आप उम्मीदवारी इनकी देखते हैं? बतौर कांग्रेस या जेसीसीजे को ये चैलेंज दे पाएंगे? किस तरह का मुकाबला देख रहे हैं आप? देखिए, क्योंकि 16 तारीख नामांकन की आखिरी तिथि है, इसलिए सारे दलों को अब अपने पत्ते करीब 2-3 दिन में खोलने होंगे और उम्मीदवारों की घोषणा करनी होगी। और इसमें बाजी मारते हुए बीजेपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। बीजेपी का उम्मीदवार इस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है कि वो एकेडमिक फील्ड से आते हैं, जिसमें इनका सामाजिक आधार के साथ साथ इन्होंने जो समाज सेवा के क्षेत्र में मरवाही में काम किया है वो भी जो है काउंट किया जाएगा। एक सामाजिक आधार डॉक्टर गंभीर सिंह का पहले से था और बीजेपी पिछली बार ही इन्हें अपना कैंडिडेट बनाना चाहती थी, पर वो परिस्थितियां नहीं बन पाई। लेकिन इस बार बीजेपी ने एक दमदार उम्मीदवार के रूप में डॉक्टर गंभीर सिंह को उतारा है। ऐसे में जो कांग्रेस है उसे अब विचार करना होगा कि वो किस तरीके का कैंडिडेट दे जो बीजेपी को जो है टफ फाइट दे सके। पिछले चुनाव परिणाम को अगर हम देखें तो पहले नंबर में जनता कांग्रेस जोगी थी, तो दूसरे नंबर में बीजेपी और तीसरे में कांग्रेस थी। तो कांग्रेस की कोशिश इसलिए इस बार ज़्यादा है कि वो सरकार में है और वो बीजेपी से को पार कर जनता कांग्रेस को फाइट देना चाहती है। इसलिए अब जो है उम्मीदवार काफ़ी सोच समझ के देना होगा। और जैसे कि चुनाव समिति की बैठक में डिस्कस हुआ है तो डॉक्टर के ध्रुव का नाम वहाँ कांग्रेस की ओर से प्रमुखता से चल रहा है। जनता कांग्रेस
की ओर से उम्मीदवार जोगी परिवार से होगा ये साफ है, लेकिन जाति के जो प्रमाण पत्र को लेकर सवाल उठ रहे हैं उससे सारा मामला संदिग्ध हो गया है और इसलिए अन्य विकल्पों पर भी जोगी जो परिवार है वो विचार कर रहा है। हालांकि धुआंधार प्रचार जोगी परिवार का मरवाही में जारी है। ऐसे में 1-2 दिन में सारी तस्वीर साफ हो जाएगी और सारे दलों को, क्योंकि 16 तारीख के पहले जो है अपने उम्मीदवार घोषित करने होंगे तो उसकी एक्सरसाइज करनी होगी। फिलहाल बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अब जो है उसे देखते हुए कांग्रेस और जनता कांग्रेस को अपना उम्मीदवार घोषित करना होगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोहन, बातचीत के लिए, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो मरवाही का महासंग्राम, बीजेपी ने जहां सबसे पहले बाजी मार ली है उम्मीदवार के नाम के ऐलान में, तो कांग्रेस से लगभग डॉक्टर के ध्रुव का नाम तय माना जा रहा है और अमित जोगी जाहिर है कि ये भी संभावित उम्मीदवार हैं जेसीसीजे से। अब देखना होगा कि 10 तारीख को चुनाव परिणाम में मरवाही में आखिर कौन बाजी मारता है, कौन सा राजनीतिक दल जो दावे तो कर रहे हैं सभी अपनी जीत के, ये देखना होगा। जैसे जैसे मरवाही उपचुनाव अब नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी दांवपेच का खेल भी तेज होता जा रहा है। कांग्रेस, जनता कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं को अपने पाले में करने में जुटी हुई है, तो वहीं अमित जोगी और बीजेपी कांग्रेस पर सत्ता का दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं। मरवाही चुनाव के लिए अब 1 महीने से भी कम का समय बाकी है और जोर आजमाइश राजनीतिक दलों में तेज हो गई है। पिछले 1 सप्ताह में कांग्रेस ने मरवाही में सारी ताकत झोंकते हुए बीजेपी और जोगी पार्टी के करीब 1 दर्जन से अधिक बड़े नेताओं को अपने पाले में किया है। ऐसे में बीजेपी और जोगी कांग्रेस दोनों के निशाने में कांग्रेस आ गई है। रविवार को इसको लेकर अमित जोगी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया। जनता कांग्रेस के आरोपों को ही बीजेपी भी दोहरा रही है। बता देना चाहता हूं कि मरवाही के लोग बिकाऊ नहीं है। इसकी शिकायत करने के बावजूद जिला निर्वाचन अधिकारी श्री डोमन सिंह आंखों में पट्टी बांधकर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में लगातार काम कर रहे हैं, अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है और ऐसे समय पर बड़ी मात्रा में दल बदल लोगों को लोभ, लालच और सरकार का प्रभाव दिखाकर हो रहा है। पिछले दिनों ही 1 ट्रक साड़ी वहां पर पकड़ाई जो कांग्रेस के नेता की थी। तो इस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग पूरी तरह सरकार कर रही है। उधर नेताओं को अपने पाले में करने और सरकारी तंत्र के दुरुपयोग पर कांग्रेस का अलग तर्क है। कांग्रेस का कहना है सरकार से प्रभावित होकर नेता कांग्रेस में आ रहे हैं। ये सिलसिला चलता रहता है क्योंकि कोई आज से नहीं शुरू हुआ। ये जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था उससे पहले से ही जोगी कांग्रेस के और या अन्य पार्टियों से, बहुजन समाज पार्टी से, बीजेपी से लोगों का आज आना तब से जारू है और अभी सिलसिला जारी है। अभी केवल बीजेपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा की है। वैसे तो जनता कांग्रेस और कांग्रेस से कौन लड़ेगा भी तय नहीं है, इसलिए नामांकन की अंतिम तारीख के बाद ये जंग और तेज होगी। लेकिन चुनावी मैदान में उतरने के पहले मानसिक दबाव बनाने के लिए आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी जोरों पर है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में ड्रग्स तस्करी को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ड्रग्स तस्करी के मामले को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। छोटे से लेकर बड़े राजनीतिक अप्रोच वाले लोग इस गोरख धंधे में लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश में सत्ता के सेमीफाइनल को जीतने के लिए कांग्रेस पूरी ताकत लगा रही है। इसलिए छत्तीसगढ़ और आसपास के प्रदेशों से भी नेताओं की ड्यूटी मध्य प्रदेश उपचुनाव में लगाई गई है। छत्तीसगढ़ से यहां करीब दर्जन भर नेता जाएंगे जो एआईसीसी और मध्य प्रदेश पीसीसी के बीच और ऑर्डिनेंस का काम करेंगे। तो वहीं कोऑर्डिनेशन तो होगा ही, साथ ही नेता मध्य प्रदेश पर भी नजर रखेंगे और ये मध्य प्रदेश के उपचुनाव में भी नजर आएंगे। उनके नाम भी बताएं आपको, तो कुछ प्रमुख नाम है छत्तीसगढ़ के बड़े नेता जो मध्य प्रदेश में जिम्मेदारी देखेंगे। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे, शिव डहरिया, विधायक धनेन्द्र साहू, कैबिनेट मंत्री उमेश पटेल, राजेंद्र तिवारी वरिष्ठ नेता हैं, मोतीलाल देवांगन वरिष्ठ नेता, सत्यनारायण शर्मा विधायक हैं,
राजेंद्र तिवारी वरिष्ठ नेता, मोतीलाल देवांगन, आकाश शर्मा NSUI के अध्यक्ष हैं, तो वहीं अमरजीत भगत कैबिनेट मंत्री हैं, फूलो देवी नेता, सांसद है राज्यसभा की, और प्रमोद दुबे नगर निगम रायपुर के सभापति। देखिए, मध्य प्रदेश में बाई इलेक्शन है और बाई इलेक्शन में हम लोगों को ऑब्जर्वर के रूप में वहां पर काम करने के लिए भेजा जा रहा है, जिसमें कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता वहां जा रहे हैं, प्रचार करेंगे भारतीय जनता पार्टी के कारनामों को, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में सत्ता हथियाने के लिए क्या किए हैं उसको बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास अब छत्तीसगढ़ में नेता ही नहीं बचा है, तो उनको भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के नेता और केंद्र के नेता इस चीज़ को भली भांति जानते हैं कि अब उनकी उपयोगिता या उनका काम है ही नहीं। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के नेताओं को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं आई है। सूचना आएगी तो निश्चित रूप से जाएगी। और ये कांग्रेस के पास, क्योंकि बिहार में और मध्य प्रदेश में नेताओं की कमी है, इसलिए छत्तीसगढ़ से आयात किया गया है। बीजेपी के मध्य प्रदेश और बिहार में नेताओं की कोई कमी नहीं। सोशल मीडिया के बढ़ते प्रचलन के बीच इस प्लेटफॉर्म का उपयोग अब आपराधिक तत्व लोगों को ठगी का शिकार बनाने के लिए भी कर रहे हैं। आम लोगों से लेकर खास आदमी सभी इसका शिकार हो रहे हैं। पहले भी कई IAS, IPS के सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाने की शिकायत पुलिस को मिली थी, और अब एक और मामला सामने आया है जिसमें छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया का सोशल मीडिया पर एक फर्जी अकाउंट बनाया गया है। इस फर्जी अकाउंट से मैसेज भेजकर कांग्रेस के ही नेता से पैसों की डिमांड की जा रही है। मंत्री ने पूरे मामले की शिकायत सोशल मीडिया और पुलिस को कर दी है। इधर PCC अध्यक्ष मोहन मरकाम ने गैंगरेप पीड़िता परिवार से मिलने के लिए धनोरा का रुख किया और धनोरा पहुंचकर उनसे मुलाकात की और पीड़िता के परिवारजनों से मिलकर हर संभव मदद का उन्होंने आश्वासन दिया। तो वहीं गैंगरेप के मामले में बीजेपी के सरपंच पति पर आरोप भी लगाया कि दुष्कर्म की जानकारी मालूम होने पर भी मामला दबाने की कोशिश की गई। मरकाम ने आगे कहा कि सरकार ने पीड़ित के परिजनों को 8 लाख रुपए की सहायता राशि भी स्वीकृत की है। घटना को गांव के सरपंच पति बसंत सिन्हा को बताया कि ऐसी ऐसी घटना घटी है। बसंत सिन्हा आने के बाद वो परिवारजनों को कहा कि पुलिस को बताओगे तो मामला बड़ा हो जाएगा, अगर इसको दफन कर दो, इसको पुलिस को मत बताओ बोल के साक्ष्यों को छुपाने, दोषी को बचाने एवं परिवारजनों एवं पटेल एवं कुटवार और अन्य लोगों को जो लगातार दबाव डाला जा रहा है, अगर आप इस घटना के बारे में बताओगे तो आप लोगों को भी मैं फंसा दूंगा, मरवा दूंगा। भिलाई के सुपेला थाना इलाके में दिल दहला देने वाला ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। यहाँ रिश्ते में चचेरे भाई और बहन के बीच प्यार में उनके घरवाले ही दुश्मन बन गए। लड़की के भाई चरण और चाचा रामू ने दोनों की मिलकर हत्या कर दी। परिजन को यह रिश्ता क्योंकि मंजूर नहीं था। पुलिस के मुताबिक 21 सितंबर को ऐश्वर्य और श्रीहरि के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। पुलिस को पता चला कि वो अपने चचेरे भाई के साथ भाग गई थी। खोजबीन में पुलिस को लोकेशन चेन्नई में मिली और पुलिस ने दोनों को 7 अक्टूबर को चेन्नई से हिरासत में भी ले लिया लेकिन दूसरी तरफ शनिवार रात पुलिस को यह खबर मिली कि ऐश्वर्य के घर पे झगड़ा हो रहा है। पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंची तो घर में ऐश्वर्य और श्रीहरि नहीं मिले। पूछताछ में ऐश्वर्य का भाई और चाचा गोलमोल जवाब देने लगे, जिससे पुलिस को शक हुआ और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनका घर दोनों का आजू बाजू में घर है कि यहाँ पर कुछ विवाद हुआ था करके। उस विवाद पे जब पुलिस ने सुराग लिया तो ये जानकारी मिली कि एक उसके चाचा, दोनों बच्चों के चाचा और जो मृतका है, जो गुमशुदा थी ऐश्वर्या, उसके भाई ने मिलकर इनकी हत्या करके शिवनाथ नदी के पास जेवरा सिरसा क्षेत्र में जाकर जला दिया है। इस सूचना की तस्दीक करने पर जब गए तो वहां पर जले हुए 2 शव के अवशेष मिले। इस पर से मौके पर जो भी कार्रवाई मर्ग पंजीबद्ध किया गया तथा अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना प्रारंभ की गई। तब जो प्रारंभिक तथ्य आ रहे हैं कि जहर खाने की भी बात आ रही है, जहर खिलाने की भी बात आ रही है और गला दबाने की भी बात आ रही है, जो कि विवेचना के दौरान स्पष्ट हो पाएगा। जैसे साक्ष्य मिलेंगे वैसे बताने।
जशपुर में महिला अपराध बेलगाम हो गया है। यहां के करडेगा चौकी इलाके में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। घर में टीवी देख रही लड़की को कुछ बदमाशों ने अगवा किया। अगले दिन बेहोशी की हालत में लड़की खेत में मिली। पीड़ित को अस्पताल भर्ती कराया गया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष नंद कुमार साय भी अस्पताल पहुंचे। उधर पुलिस का कहना है कि रेप की पुष्टि नहीं हुई है। इस मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, 2 फरार हैं। लड़की को रात में 3 अज्ञात व्यक्ति उठाकर ले गए थे और सीधे लड़की को होश आया है हॉस्पिटल में, ऐसा लड़की का कहना है। लड़की ने जिन व्यक्तियों का जानकारी दिया और उसके आधार पर पुलिस ने विवेचना प्रारंभ की, टीमों को रवाना किया और इसमें हमने जो उसमें जो मुख्य आरोपी है, जिसका लड़की नाम ले रही है, जिसको लड़की पूर्व से पहचाना भी बता रही है, उस आरोपी को हमने हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। इधर लॉकडाउन के दौरान कोरिया के चिरमिरी में एक दंपति ने मिसाल पेश की। वैसे तो ये मुंबई में रहते हैं, लेकिन लॉकडाउन में जब से घर लौटे तब से बच्चों को अंग्रेजी सिखाने का बीड़ा उठा लिया। इसके लिए वो किसी से फीस नहीं लेते। इनकी क्लास शाम को 2 घंटे के लिए लगती है। इस दौरान बच्चों को इंग्लिश बोलना और इंग्लिश लिखना सिखाया जाता है। 30 से 40 बच्चे इंग्लिश सीखने आते हैं यहाँ। इंग्लिश के इस क्लास में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जाता है। इसका उद्देश्य सिंपल सा ये है कि जब मैं खुद चिरमिरी से अपना पढ़ाई पूरा करके बाहर निकला तब मेरा स्पोकन इंग्लिश उतना मजबूत नहीं था और आज मेरे को ऐसा लगता है करियर के मैं जिस लेवल पे भी हूँ, अगर यहाँ पे अच्छा पढ़ाई होता है इंग्लिश का तो मैं और ऊपर रहता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि 2-3 महीने अभी कोरोना की वजह से जो हम लोग को वर्क फ्रॉम होम करने का मौका मिला है, हम लोग यहाँ आके मैं और मेरी वाइफ मेघा हम लोग 2-3 महीने यहाँ पर हैं। हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए, कोविड के पूरे प्रोटोकॉल्स का फॉलो करते हुए हम लोग सारे बच्चे हैं उनको इंग्लिश में इतना मजबूत कर देना चाहते हैं कि आगे चल के वो लोग अपने करियर में, फ्यूचर में जो भी बनना चाहें, इंग्लिश उनके बीच में कोई बाधा ना रहे। तो हम लोग पहले शुरू किए कि घर से चालू करेंगे, लेकिन राहुल भाई पटेल मोनू ने हमारा साथ दिया। वो बोले हमारे पास जगह है काफ़ी, आप इधर आके ज़्यादा बच्चों को जुड़ाइए हम अपने साथ और इंग्लिश सिखाइए। फिर हम लोगों ने ये करके स्टार्ट किया। हमारी क्लास डेली शाम को 4 बजे से 6, साढ़े 6 तक चलती है, जिसमें हम लोग पूरा क्लासेस लेते हैं, नेक्स्ट डे का होमवर्क देते हैं। हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें असाइनमेंट्स दिए जाते हैं कि कल और क्या करके आना है, परसों क्या करना है। वैसे करके हमारी क्लासेस बढ़ रही है। मैं 5-6 दिन से आ रही हूँ। यहाँ अच्छी इंग्लिश सिखाई जाती है। किनके द्वारा सिखाई जा रही है इंग्लिश? राहुल सर और मेघा मैडम के द्वारा यहाँ इंग्लिश सिखाई जाती है। किस प्रकार का इंग्लिश कोचिंग दिया जा रहा है इनके द्वारा? यहाँ इंट्रोडक्शन, इंग्लिश बोलना सिखाया जा रहा है। इस बार बस्तर दशहरा पर कोरोना का असर ऐसा है कि रथ बनाने वाले यहाँ पर कारीगरों की संख्या कुछ कम सी हो गई है। जो कारीगर रथ बनाते हैं उनकी संख्या में कमी आ गई, क्योंकि हर साल यहाँ 150 से 200 कारीगर जगदलपुर के सिरहासार भवन पहुँचते थे, लेकिन इस बार सिर्फ 50 कारीगर ही पहुँच सके। रथ बनाने वाले इन कारीगरों की क्या स्थिति है, क्या मांग है, जायजा लिया इस पूरी खबर पर संवाददाता प्रशांत गजभिये ने। कोरोना संक्रमण काल ने हर तीज त्योहार को प्रभावित किया है और अब इसका असर बस्तर के विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा में भी देखने को मिल रहा है। अभी हम मौजूद हैं सिरहासार भवन में, जहां पे रथ निर्माण का कार्य चल रहा है और अभी रथ निर्माण करने के लिए जो कारीगर पहुंचे हुए हैं वो यहां पर रुके हुए हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि कोरोना का किस तरीके से असर यहाँ पे पड़ा है इस बस्तर दशहरा में। दादा, क्या नाम है आपका? गुरुचरण। कौन से गाँव से आए हो? जारूमर गाँव से। अच्छा, कब से रथ बना रहे हो? रात तो हम 6 तारीख से चालू हो गया है, मतलब पूजा पाठ। हर साल आते हो रथ बनाने के लिए? हाँ, हर साल आते हैं। अच्छा, हर साल कितने लोग आते हैं यहाँ पे रथ बनाने के लिए? हर साल 150-200 तक पहुँच जाते हैं। तो इस साल रथ बनाने वालों की संख्या कम नजर आ रही, क्या हो गया? मतलब वो कोरोना से कमजोर आदमी कम हो गए। इस बार कितने लोग आए हैं? लगभग अभी 50 आदमी हुए। तो इस बार रथ निर्माण कैसे हो पाएगा? समय पे निर्माण करने के लिए जो कारीगर है वो बहुत कम आए हैं। वही हमको तकलीफ हो रहा है, लेकिन हम निर्णय उसका कर लेंगे, लेकिन बहुत तकलीफ हो सकता है हमें। तो देखिए कि लगभग 150 से 200 की संख्या में जो कारीगर हैं रथ निर्माण के लिए वो आते थे। 2 गांव ऐसे हैं, झाड़ूमर गांव और एक और गांव है, जहां से 150 से 200 की संख्या में कारीगर पहुंचते थे। लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण काल का असर है, जिसको देखते हुए मात्र 50 लोग ही यहाँ पर पहुंचे हैं। और जब जिस रथ को बनाने के लिए 200 लोग, 200 ग्रामीण, 200 कारीगर लगते थे, अब ऐसे समय में कोरोना संक्रमण काल है,
50 लोग पहुंचे हैं, 50 लोग समय पर इस रथ को कैसे बना पाएंगे, ये एक बड़ा चैलेंज बिल्कुल ग्रामीणों के मन में है और ग्रामीण इस बात को लेकर चिंतित भी है। कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ प्रशांत गजबी, बंसल न्यूज, जगदलपुर। बात करते हैं छत्तीसगढ़ के कोरोना हेल्थ बुलेटिन की। तो यहाँ छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है और बीते 24 घंटे में 2114 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले और इनमें उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल का भी नाम शामिल है। उन्हें भी कोरोना हो गया है। प्रदेश में कोरोना के मामले अब 1.5 लाख के करीब पहुंच गए हैं। अकेले राजधानी रायपुर में ही 231 नए मामलों की पुष्टि हुई है। तो वहीं कोरबा से 259 नए मामले सामने आए। रायगढ़ से 137 मरीज मिले हैं। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 1,42,372 हो गया है, जबकि अब तक कोरोना से 1,253 लोगों की मौत हुई है। खबर रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ में कोरोना रिकवरी रेट में जरूर कुछ इजाफा हुआ है। फिलहाल ये रिकवरी रेट 80% तक जा पहुंचा है। इधर बीते 15 दिनों की बात करें तो रिकवरी दर में तेजी आई है। लोगों के ठीक होने की जो रफ्तार है, रिकवर होने की जो रफ्तार है, उसमें काफ़ी तेज़ी आई है। एक वक्त में 48% तक रिकवरी रेट गिर गया था, लेकिन अब काफ़ी बेहतर हो गया। अब तक कई मरीज ठीक भी हो चुके हैं। करीब 1,13,000 के आसपास मरीज ठीक हो चुके हैं। खबर रायपुर से, जहां एक सड़क हादसा हो गया। ट्रक ने पुलिस वाहन को टक्कर मारी। हादसे में 5 जवानों की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह हादसा देर रात को हुआ है। यह हादसा कल शाम को हुआ, रविवार शाम को। सभी जवान अस्पताल में भर्ती हैं। रविवार शाम का यह हादसा बताया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बंसल न्यूज को अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।